हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 73 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटाइज और न्यायपालिका से जुड़ा वाइल्ड लाइफ ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम यानी वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटाइज और न्यायपालिका से जुड़ा वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे, वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका ये वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसे किस नाम से जानते हैं? हॉक के नाम से, HAWK। और HAWK का मतलब क्या हुआ? होस्टाइल एक्टिविटी वाच केरनेल। और इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड बाय द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। किसके साथ मिलके? इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड सपोर्टेड बाय NTT डाटा। और ये जो आपका सिस्टम है हॉक, ये आपका इंटीग्रेट करता है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड को किसके साथ? डायरेक्टली विथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं DCMS। तो हो सकता है DCMS का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला आपका मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन के बाद बराक यानी मेजर अभिलाषा बराक इस पुरस्कार को पाने वाले देश के तीसरे व्यक्ति हैं। इन दोनों को यानी मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन जी को यूएन शांति मिशनों में अपनी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। तो हाँ, सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है। कौन सा बोथ A and 2, बोथ 1 and 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले मेजर अभिलाषा बराक को मिला है 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। और जो मेजर अभिलाषा बराक है, शी इज सर्विंग विद द इंडियन बटालियन एज द कमांडर ऑफ द फीमेल इंगेजमेंट टीम इन UNIFIL। इसका मतलब क्या हुआ? UNIFIL का तो यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये भी याद रखना है। मेजर अभिलाषा इज ऑल्सो फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मेजर सुमन गवानी को कब मिला था ये अवार्ड? यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड तो 2019 में, मैचिंग में पूछ सकता है आपसे। और मेजर राधिका सेन जी को कब मिला था? 2024 में। और इन दोनों के बाद भारत से यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी व्यक्ति कौन बनी है? तो मेजर अभिलाषा बराक। और जो आपका UNIFIL है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये कब क्रिएट हुआ था? मार्च 1978 में। टू कन्फर्म इजरायली विड्रॉल फ्रॉम लेबनान, रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको डेट याद रखना है। UNIFIL कब क्रिएट हुआ था? मार्च 1978। और ये आपका 31 दिसंबर 2026 तक इसका फाइनल टाइम है। 31 दिसंबर 2026 तक फाइनल टाइम है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ ले। अभी हाल ही में यूपीएससी में पूछा हुआ था। इसके अलावा जो आपका UNIMIL है, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन मिशन इन लाइबेरिया, शॉर्ट में से बोलते हैं UNIMIL। और ये ऑपरेट कब से कब तक हुआ था? तो लगभग 15 साल तक। स्टार्ट हुआ था सितंबर 2003 में और कंक्लूड कब हुआ था? 30 मार्च 2018। फिर आपका आता है यूनाइटेड नेशन मिशन इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MINURCAT, मिनूट। और ये आपका इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का था? तो सितंबर 2007 से लेके दिसंबर 2010 तक। फिर आपका आता है
यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन हैती, MINUSTAH। ये आपका इसका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का है, तो जून 2004 से लेके अक्टूबर 2017 तक का। फिर आपका आता है UNMISAT, और यहाँ पे कौन किस देश के लिए था, यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ सपोर्ट इन ईस्ट तिमोर, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, तो 20 मई 2002 को शुरू हुआ था, कंक्लूड कब हुआ था, 20 मई 2005। तो इस बार यूपीएससी में मैचिंग करने के लिए पूछा हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के तौर पर 5 देशों को चुना है। इनमें से कौन सा देश इसमें शामिल है, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान और पुर्तगाल। तो आपका ऑस्ट्रिया सिलेक्ट हुआ है। जो यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद होता है, इसमें 5 आपका अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी, जो कि हर एक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इस बार 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 देशों को चुना गया है। 5 देश ऑलरेडी है, और जो 5 देश चुने गए हैं वो किसी 5 देश को रिप्लेस करेंगे, इसे आगे देखेंगे हम लोग। तो इस बार ऑस्ट्रिया चुना गया है, किर्गिस्तान चुना गया है, पुर्तगाल चुना गया है, जर्मनी नहीं, भारत भी नहीं। और इन तीनों के अलावा 2 और देश कौन से हैं, तो एक तो आपका ऑस्ट्रिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पुर्तगाल हो गया, त्रिनिदाद और टोबैगो हो गया और जिम्बाब्वे हो गया। तो ये 5 देश है। तो 3, 4, 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ये निर्वाचित राष्ट्र 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए कार्य करेंगे और निवर्तमान सदस्यों, अच्छा ये जो 5 देश है किसको रिप्लेस करेंगे, तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। और चुनाव कब हुआ था, 3 जून 2026 को। और इनका कार्यकाल कब से कब तक का है, 2027 और 2028, 2 साल के लिए। क्षेत्रीय समूह आवंटन और मतदान परिणाम। 5 रीजनल ग्रुप होता है जहां से सदस्य चुन के आते हैं। तो अफ्रीका समूह से इस बार कौन है, जिम्बाब्वे है, और ये निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। एशिया प्रशांत समूह से किर्गिस्तान, और ये पहली बार अस्थायी सदस्य में सीट मिला है किर्गिस्तान को। कई दौर के मतदान में फिलीपींस को हराकर, अच्छा किर्गिस्तान ने किससे हराया, फिलीपींस को, ये भी पूछ सकता है। कई दौर के मतदान में फिलीपींस को हराकर निर्वाचित हुआ और पहली बार अपनी सीट हासिल की। तो ये इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान का आपसे पूछ सकता है। तीसरा जो आपका है लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन समूह। तो इस ग्रुप से कौन सा देश चुन के आया है, त्रिनिदाद और टोबैगो। और फिर आपका है पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह, और इस ग्रुप से 2 देश चुन के आया है। एक ऑस्ट्रेलिया को 131 वोट मिला था और पुर्तगाल को 134 वोट। 2 देश पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह से सिलेक्ट हो गया है। कौन कौन से देश है वो, तो एक ऑस्ट्रिया है जिसे 131 वोट मिला था, और पुर्तगाल 134 वोट मिला था इसे। जर्मनी ने भी समूह में भाग लिया था, लेकिन उसे आवश्यक के 2/3 बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा और जर्मनी को केवल 104 वोट मिले। तो जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया। तो पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों का समूह जो ग्रुप है, इसमें से 2 देश सेलेक्ट हुए हैं। ऑस्ट्रिया, इसे 131 वोट मिला था और पुर्तगाल को 134 वोट, और जर्मनी को आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और कितना वोट मिला था जर्मनी को, 104 वोट। तो जो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सुरक्षा परिषद, तो इसमें 5 तो अस्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर, और 10 जो होते हैं हर एक 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। इसमें 5 आपका रीजनल ग्रुप है। एशिया, और एशिया से 2 चुन के आते हैं, अफ्रीका से 3, तीसरा आपका हो गया लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, इसमें से 2 देश चुन के आते हैं हर एक 2 साल के लिए। ईस्टर्न यूरोप से 1 चुन के आते हैं, ये चौथा ग्रुप हो गया। और 5वां ग्रुप हो गया आपका वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज, इसमें से 2 देश चुन के आते हैं। तो 5 रीजनल ग्रुप हो गया। अच्छा, भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 8 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। पहला आपका था 1950 से 51, दूसरा आपका था 1967 से 68, तीसरा आपका था 1972 से 73, चौथा आपका था 1977 से 78,
पाँचवा आपका था 1984 से 85, छठा आपका था 1991 से 92, सातवां आपका था 2011 से 12 और आठवां आपका था जो लास्ट 2021 से 22। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे विनिमय कहते हैं, लॉन्च किया। तो ये गलत है कि बाकी सब तो सही है। लॉन्च किसने किया था? अमित शाह ने, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अमित शाह यहाँ पे होगा, तो पहला गलत हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट आपसे पूछ सकता है, विनिमय क्या है? तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको ऐसे भी याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा क्या है? इस सिस्टम को बॉर्डर मैनेजमेंट को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI ने विकसित किया है। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? LPMS लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्या नाम है? विनिमय, एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही है। यह सभी लैंड पोर्ट्स के कामकाज को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। यह सिस्टम लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी जानकारी का सुरक्षित और रियल टाइम आदान प्रदान संभव बनाता है, जिससे लैंड पोर्ट्स भी एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर चल रहे डिजिटल सिस्टम के बराबर आ जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, केवल पहला गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? कौन से ऑप्शन में है? 2 और 3 वही आपका सही आंसर होगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 और 3। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की ज़मीनी सीमाओं पर कार्गो प्रोसेसिंग और यात्रियों की आवाजाही को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जून 2026 को, आजकल डेट भी पूछ रहा है, नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय लॉन्च किया। इस सिस्टम को बॉर्डर मैनेजमेंट को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। और जो आपका LPMS यानी लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय है, ये क्या है? इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेट करता है ऑपरेशन अक्रॉस लैंड पोर्ट्स इनटू ए यूनिफाइड सिस्टम। लैंड पोर्ट्स का प्रबंधन लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI की जिम्मेदारी है, जो कि गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। और LPAI यानी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और जो आपका लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय है, ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR। और एक किस पे बेस्ड है? ये आपका बेस्ड है गेट ऑपरेशन टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम एट लैंड पोर्ट्स। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो ये भी आपको याद रखना है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है। ANPR का फुल फॉर्म भी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। E85 ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? E85 ईंधन में 85% पेट्रोल के साथ 15% इथेनॉल मिलाया जाता है। तो फिर तो आपका E15 हो गया ना। तो ये पहला गलत है। सामान्य पेट्रोल वाहन E85 ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, वो अलग इंजन होता है। फिर आपका तीसरा क्या है? E85 ईंधन सामान्य E20 वाहनों के अनुकूल हो सकता है, नहीं। तो तीसरा भी गलत है। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोई भी कथन सही नहीं है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर E85 लॉन्च किया। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर ईंधन के मिश्रण और गाड़ियों के साथ उनकी अनुकूलता का है। जहां सामान्य E20 पेट्रोल में 80% पारंपरिक पेट्रोल के साथ 20% तक इथेनॉल मिला होता है, वहीं नए E85 में यह अनुपात बदल जाता है। इसमें 14% से 19% पेट्रोल के साथ 80 से 85% इथेनॉल मिलाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था आपका? गलत हो गया। आम पेट्रोल गाड़ियाँ E85 का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इसे खास तौर पर FFV यानी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए बनाया गया है। तो ये याद रखना FFV का फुल फॉर्म।
E85 फ्यूल सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए है, न कि आम E20 सपोर्ट वाली गाड़ियों के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या था आपका, इसलिए गलत हो गया था। ब्राज़ील में E85 फ्यूल का इस्तेमाल कई दशकों से हो रहा है। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के इंजन E20 से लेकर E100 तक के अलग अलग इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर चल सकते हैं। E20 और E85 अलग अलग कैटेगरी के फ्यूल है, जिन्हें अलग अलग तरह की गाड़ियों के लिए बनाया गया है। E85 के आने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि E20 या पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया, जो ग्रामीण इलाकों में लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट गंगा के तहत पूरे राज्य में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाएगा और इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, 8 से 10 हज़ार डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर तैयार करना और 1 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और ये जो आपका प्रोजेक्ट गंगा है, ये अपने पहले चरण में 21 जिलों में शुरू किया जा रहा है। तो ये डाटा याद रखना है, जिसमें हिंदुजा ग्रुप की ब्रॉडबैंड कंपनी वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड नॉलेज पार्टनर और इम्प्लीमेंटेशन एनेबलर के तौर पर योगदान देगी। तो कंपनी का नाम भी याद रखना है, जो कि नॉलेज पार्टनर है प्रोजेक्ट गंगा का और इम्प्लीमेंटेशन एनेबलर के तौर पर योगदान देगी। क्या नाम है कंपनी का? वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड, और हिंदुजा ग्रुप की ब्रॉडबैंड कंपनी है। लखनऊ में परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रोजेक्ट गंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को कड़े मुकाबले वाले वोट में हराने के बाद यूएन महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर थे खलीलुर रहमान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यूएन महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो खलीलुर रहमान। किस देश से इनका संबंध है? तो बांग्लादेश से है। इन्होंने हराया किसे? तो साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को। खलीलुर रहमान को मिला था 99 वोट, और जिनको हराया इन्होंने साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को, इनको मिला था 91 वोट। और एनालेना बेरबॉक ये 80वें सत्र के अध्यक्ष थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस हॉकी टीम ने पुरुषों का अंडर 18 एशिया कप 2026 जीता? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने हराया किसे? तो भारत ने जापान को हराया। भारत ने हराया किसे? जापान को हराया। जापान को हराया। कितने से हराया? 4-1 से हराया। 4-1 से हराया। कहाँ पे हुआ है? तो जापान में हुआ था। जो अंडर 18 एशिया कप 2026 था, जापान में हुआ। जापान में कहाँ पे हुआ? काकामिकाहारा में। और फाइनल मैच में भारत ने किसे हराया? जापान को 4-1 से, और भारत ने गोल्ड मेडल जीता। तो फिर सिल्वर किसने जीता? तो जाहिर सी बात है जापान जीता होगा। फिर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो पाकिस्तान ने मलेशिया पर 3-0 से शानदार जीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता और तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो पहले पे भारत, दूसरे पे जापान, तीसरे पे पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैपलिंग यानी साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, हिंदी में बोलेंगे बेहतर पोषण और विकास के लिए दक्षिण एशियाई नीति नेतृत्व संवाद 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आपका अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सैपलिंग संवाद 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो सैपलिंग का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए, साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ।
कहाँ पे उद्घाटन किया गया? सैपलिंग डायलॉग 2026 का, तो अहमदाबाद गुजरात। और ये 2 दिन का इवेंट था क्योंकि 9 से 10 जून तक हुआ। किसने को होस्ट किया? को होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसका टाइटल क्या था? अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। तो टाइटल भी याद रखना है। अच्छा, टाइटल में भी हो सकता है कि केवल इतना ही देते, अनलॉकिंग वैल्यू। और किसने उद्घाटन किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है? श्री चिराग पासवान, इन्होंने इनोग्रेट किया था। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने पूरी तरह से महिलाओं वाली सिंगपेन यानी शेरनी स्पेशल फोर्स शुरू की है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? सी जोसेफ विजय। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।